हेलो एवरीवन एंड वेलकम। विटामिन बी 12 की ऐसी डेफिशिएंसी है जो अक्सर लोगों को पता नहीं चलती है, लेकिन उनके कुछ सिम्टम्स से आप या डॉक्टर्स उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अक्सर बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं वो किसी और प्रॉब्लम के लिए आते हैं, पर साथ में वो अपने ये भी सिम्टम्स बताएंगे कि कुछ दिनों से मुझे ना पैरों में थोड़ी झुंझुनी हो रही है, थोड़ा सुन्नपन आ रहा है, कहीं पे ऐसी नमनेस सी फील हो रही है, या मुझे लेथार्जी लग रही है, काम में मन नहीं लगता है, कमजोरी लग रही है, भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं होता है, या डायरिया हो रहा है, या वेट लॉस हो रहा है। तो कुछ-कुछ ऐसे जो सिम्पटम्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो सकती है, और यहीं से उसकी डेफिशिएंसी का पता भी चलता है। विटामिन बी 12 एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। सारे विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर विटामिन बी 12 आपके डीएनए सिंथेसिस में मदद करता है। तो डीएनए बनाने में भी मदद करता है, और डीएनए जो बने हुए हैं उसको जो फ्री रेडिकल से जो डैमेज हो सकता है उसको भी रोकता है। तो डीएनए का हो ओवरऑल जो प्रोटेक्शन है, विटामिन बी 12 उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन बी 12 आपके न्यूरोट्रांसमिटर्स बनाता है, आपकी नर्व्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखता है, तो ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली ये दूसरे जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, उसको उनका जो फंक्शन प्रॉपर कराना है, वो उसमें ये मदद करता है। तो एक कोएंजाइम की तरह काम करता है, और आपकी आरबीसीज़ यानी कि रेड ब्लड सेल्स भी ये बनाता है। तो अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी तो अनीमिया की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो होती है, और यही वजह है कि लेथार्जी लगती है, थकान लगती है, काम में मन नहीं लगता है, या जो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स की ही कमी हो गई है। तो विटामिन बी 12 की कमी अक्सर होती क्यों है, ये भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मली आप जो भी डाइट लेते हैं, अगर आप बहुत ही अच्छी डाइट ले रहे हैं, रिच डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन रिच, तो विटामिन बी 12 की भी कमी नहीं होनी चाहिए। लोग हमेशा कहते हैं कि वेजिटेरियंस को विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, या वीगन्स को डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। पर वो इसलिए होती है क्योंकि आप बहुत वैरायटी की डाइट नहीं लेती हैं, आप न्यूट्रिशन रिच डाइट नहीं लेते हैं। अगर हमको ये पता हो कि क्या-क्या सोर्सेज़ हैं ऐसी डाइट के जिससे हमको ये सारे विटामिन्स मिल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप अपनी डाइट के थ्रू उसको आसानी से ही ले सकते हैं। दूसरी इसकी डेफिशिएंसी की वजह हो सकती है मेडिकेशन। क्या होता है कि जो विटामिन बी 12 बहुत सारे जो विटामिन बी है वो हमारा गट बैक्टीरिया भी बनाता है। तो गट बैक्टीरिया में ऑलमोस्ट जो 20% गट बैक्टीरिया हैं वो आपके विटामिन बी 12 भी बनाते हैं, और जितने दूसरे बैक्टीरिया हैं जो आपके गट के अंदर हैं, इंटेस्टाइन के अंदर हैं, वो उसको यूटिलाइज करते हैं। तो अगर ये गट बैक्टीरिया आपने साफ कर दिया एंटीबायोटिक्स खाकर, कुछ लोगों को लंबे समय तक किसी बीमारी के लिए अगर एंटीबायोटिक्स दी गई हैं, तो चांसेस है कि विटामिन बी 12 की कमी उनको डेफिनेटली होगी। यूजुअली ये वापस से ठीक हो जाती है जैसे ही उनकी एंटीबायोटिक्स बंद होंगी, या फिर सप्लीमेंट देकर डॉक्टर्स उसको ठीक करते हैं, पर एंटीबायोटिक्स एक रीजन है। दूसरा, लोग लेते हैं एंटासिड्स, और एंटासिड्स एक एज के बाद मैंने देखा है कि लोग अक्सर बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं। एंटासिड एक ऐसी चीज है जिसको आप इमरजेंसी कंडीशन में कभी लेना हुआ तो ले सकते हैं, नहीं तो ये अगर आप रोज लेंगे तो आपकी जो एसिड की जो क्वालिटी है अगर आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो एसिड जो आपके स्टमक में है वो आपके जितने भी बड़े-बड़े न्यूट्रिशन वाले जो भी चीज़ें रहती हैं, प्रोटीन है, विटामिन्स है, इन सबको तोड़ने का काम करता है। जब तक चीज़ें छोटे टुकड़ों में टूटेंगी नहीं तब तक बॉडी के लिए वो यूज़लेस है, वो बॉडी ऐसे ही बाहर डिस्कार्ड कर देगी। तो जो लोग एंटासिड्स बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं उनकी जो एसिड की जो क्वालिटी है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो जो फूड में जो प्रोटीन होता है उससे विटामिन बी 12 को पहले जो ये एसिडिक जूस होता है, जो एसिडिक सिक्रीशन है आपके स्टमक का, उसको पहले डिटैच करता है, अलग करता है। उसके बाद जाके जो आपके स्टमक में दूसरा जो प्रोटीन है, जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, उसके साथ ये कंबाइन होता है, और तब जाके आपकी बॉडी को मिलता है। तो अगर आप ये गैस्ट्रिक जूस इसको तोड़ नहीं पाएगा, तो बॉडी के लिए वो यूज़लेस हो जाता है। कुछ-कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि गैस्ट्राइटिस कुछ लोगों को हो जाता है, यानी पेट का इन्फ्लेमेशन है अगर बहुत लंबे समय से, तब भी गैस्ट्रिक जूसेस ठीक से, जो एसिडिक जूस है जो आपका, वो ठीक से रिलीज नहीं होता है। कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर, एक जो प्रोटीन होता है ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि स्टमक में ही रहता है, अगर उसका ही प्रोडक्शन कम हो रहा है, जैसे पर्निशियस अनीमिया एक रेयर कंडीशन होती है जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं बनता है, तब भी वो बी 12 की कमी ऐसे लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। कुछ सर्जिकल केसेस भी होते हैं, किसी वजह से आपकी गैस्ट्रेक्टमी वगैरह हुई हो, रिमूवल हुआ है कुछ पोर्शन का, तो ये भी रीजन हो सकते हैं, या फिर क्रॉन्स डिजीज है, सीलियक डिजीज
बहुत सारी चीज़ों का एब्ज़ॉर्प्शन होने से ये रोक देता है। इसमें विटामिन बी 12 भी एक है। तो ऐसी कुछ रेयर कंडीशंस भी हैं, लेकिन हम कॉमन कंडीशंस की बात करते हैं। तो एक मेडिसिन जो मैंने कहा कि एक बहुत कॉमन एक रीज़न है कि विटामिन बी 12 की डेफ़िशिएंसी हो सकती है। मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स लेते हैं, उनको भी विटामिन बी 12 की डेफ़िशिएंसी हो सकती है। तो ऐसी जो भी मेडिकेशंस हैं, इसको आपको सोच समझ के लेना चाहिए और ये कंटिन्यूएशन में लेने के लिए नहीं बनी है, नहीं तो कुछ ना कुछ डेफ़िशिएंसी बॉडी में हो जाती है। एक विटामिन सी भी है, विटामिन सी के तो मल्टीपल सोर्सेज़ हैं, कहीं से भी मिल सकता है, आप नींबू रोज़ ले सकते हैं, लेकिन फिर भी विटामिन सी की टैबलेट्स लोग लेते हैं और अक्सर ये विटामिन सी की टैबलेट्स भी विटामिन बी 12 के एब्ज़ॉर्प्शन में को रोकती है, उसको होने नहीं देती है। अगर बाय चांस आपको किसी वजह से प्रिस्क्राइब की गई हो, तो दोनों में 2 से 3 घंटे का गैप रखना ज़रूरी है। तो इन सारी बातों का अगर आप ख़्याल रखें और अपनी मेडिकेशंस भी अपने डॉक्टर से आप सलाह लेके चेंज करवा सकते हैं या फिर उसको बंद करवा सकते हैं जब ज़रूरत नहीं है, तो ये विटामिन बी 12 का लेवल आपकी बॉडी में मेंटेन करेगा। क्योंकि अगर विटामिन बी 12 की जो डेफिशिएंसी बहुत लंबे समय से बनी हुई है, तो आपको मल्टीपल सिम्पटम्स आ सकते हैं। स्किन सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, वैसे भी विटामिन बी जो होता है स्किन की बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो विटामिन बी 12 की कमी होती है, तो लोगों को अक्सर अल्सर्स बार-बार होते हैं, माउथ में अल्सर्स होता है या लिप्स के आस-पास अल्सर्स की उनको अक्सर शिकायत होती है। पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ा अ, एक साइन एंड सिम्पटम्स है अगर आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी। कुछ लोग में आपने देखा होगा जिनके नकल्स रहते हैं काफ़ी काले-काले से हो जाते हैं, पैरों के, हाथ के और या कहीं-कहीं पे पैचेज़ हो जाते हैं, स्किन ब्लैक-ब्लैक से पैचेज़ एक अलग से ही एक ब्लैकिश कलर कहीं पे दिखने लग जाता है। एक पिगमेंटेशन होता है जिसमें कि एक व्हाइट-व्हाइट कलर की ऐसे चकत्ते जैसे बॉडी में बनने लगते हैं, स्किन में, हाथ-पैर में। यूजुअली जो ओपन एरिया होता है, एक्सपोज़्ड एरिया जो रहता है, उसी पोर्शन में ये ज़्यादा होता है। विटिलिगो जैसे छोटे-छोटे से व्हाइटिश पोर्शन दिखने लग जाएँगे या फिर कुछ लोगों में तो एक जॉन्डिस जैसा दिखने लग जाता है, पेलर सी स्किन हो जाती है, पेल-पेल सी स्किन। ये सब चूँकि आप में उसकी भी कमी है, खून की कमी है इस वजह से, तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल डैमेज क्योंकि नर्व्स का जो मैंने बोला बनाने में, न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में, नर्व को प्रोटेक्ट करने में, बनाने में बी 12 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बी 12 की डेफिशिएंसी वाले लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है, डिप्रेशन होगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, एक मूड खराब रहना जिसको कहते हैं इरिटेबिलिटी वगैरह जिसको कहते हैं, वो सब रहता है। तो विटामिन बी 12 आपके न्यूरोलॉजिकल डैमेज से बचने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों को बहुत लंबे समय तक अगर ये डेफिशिएंसी बनी रही, इग्नोर किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो परमानेंट डैमेज तक हो सकता है। तो इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और वो जो टिंगलिंग सेंसेशन होता है या कहीं सुन्न लग रहा है या झुनझुनी हो रही है, ये सब भी यही बताता है कि आपकी नर्व्स अफेक्टेड हो रही हैं उस एरिया की। ये बोन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की भी समस्या हो सकती है विटामिन बी 12 की बहुत ज़्यादा अगर डेफिशिएंसी हो या लंबे समय तक इसकी डेफिशिएंसी बनी रहे। ये आपके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ लोगों को देखा होगा आपने या तो ओल्ड एज होते-होते उनको ऐसा डर लगने लग जाता है कि अरे मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा या मुझे इम्बैलेंस सा हो रहा है या मुझे चक्कर आ रहे हैं या तो ये सब भी डेफिशिएंसी की निशानी हो सकती है या फिर मेमोरी लॉस भी हो सकता है। कुछ इसमें दूसरे सिम्पटम्स भी आ सकते हैं जैसे फेंटनेस की फीलिंग होना, रिंगिंग कानों में रिंगिंग होना या फिर एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, सांस जल्दी फूल जाती है। पैल्पिटेशन एक बहुत कॉमन सिम्पटम है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी का, तो हार्ट बीट तेज फील होना या सोते समय ऐसा लगना कि ना हार्ट बीट तेज चल रही है, पैल्पिटेशन हो रहा है, ये सब भी विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी से ही रिलेटेड है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो एटलीस्ट आप इग्नोर नहीं करेंगे कि क्या डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। और विटामिन बी 12 को मेंटेन करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कहा जाता है। तो बहुत इमरजेंसी कंडीशन है तो इंजेक्शंस भी आते हैं, गोलियाँ आती हैं, बहुत कुछ आता है और आपको इमीडिएट उसका असर भी दिखता है। नॉर्मली इसका लेवल मेंटेन करने के लिए आप डाइटरी सोर्सेज से ही विटामिन बी 12 लें। और विटामिन बी 12 का जो डाइटरी सोर्सेज हैं वो बहुत ही जो हम रेगुलर खाना खाते हैं उसमें ही है। बस आपको थोड़ा-सा कॉन्शियसली आपको देखना पड़ेगा कि कहीं इसकी कमी तो नहीं हो रही है। क्योंकि नॉर्मली जो आपके फ्रूट्स होते हैं उसमें से जो केला है जो ऑरेंजेस होते हैं और ब्लूबेरीज़ बहुत अच्छे सोर्सेज़ माने जाते हैं। ब्लूबेरीज़ मैं बहुत प्रमोट नहीं करती क्योंकि इंडिया का लोकल नहीं है, हमको लोकल पे ही ज़्यादा जाना चाहिए। रास्पबेरीज़ जो होती हैं, तो ये सब जो बेरीज़ हैं, ये भी आपके विटामिन बी 12 को मेंटेन करेंगी। सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला है कि विटामिन बी 12 बनता है जो फंगाई होते हैं, फंगस जो होती है और बैक्टीरिया, यही उसको सबसे ज़्यादा बनाते हैं। तो आपके जो गट बैक्टीरिया हैं, वो भी आपके विटामिन बी 12 को बनाते हैं और बाहर का जो भी आपका डाइटरी सोर्स है, जहाँ पर ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, उसमें आपको विटामिन बी 12 मिल जाएगा।
तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम चलें तो ज़मीन के अंदर वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे बीटरूट है, गाजर है, पोटैटो है, जिसमें जो कि मॉइस्चर जिसमें होता है, तो उसमें नेचुरली फंगाई का एक पोर्शन होता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है क्योंकि वो डायरेक्टली सनलाइट में बहुत तेज़ नहीं होता है। जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट के संपर्क में आती हैं, उसमें ये दोनों चीज़ नहीं मिलेगी आपको, बैक्टीरिया भी नहीं मिलेगा और फंगस भी नहीं मिलेगी। तो वो चीज़ें बी12 का डायरेक्ट सोर्स नहीं है। तो ज़मीन के अंदर की चीज़ें हो गई और दूसरा 2 चीज़ें जिसमें कि फर्मेंटेशन बहुत आसानी से होता है। जो भी फर्मेंटेड फूड्स हैं, जैसे आप इडली, डोसा इस तरीके की चीज़ें आप खाते हैं, स्प्राउट है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म उसमें होते हैं। तो स्प्राउट या जर्मिनेटेड फूड, व्हीट जर्म आप ले लीजिए या फिर मूँग के स्प्राउट बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी तरीके का आप स्प्राउट बना सकते हैं। ऐसे यीस्ट होता है व्हिच इज़ अ काइंड ऑफ फंगाई, तो ड्राइड यीस्ट भी मिलता है जिसको आप स्प्रिंकल करके नॉर्मली आप खा सकते हैं। वो एक एडिशनल सोर्स मिल जाता है क्योंकि ये बहुत ही रिच सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स। और दूसरा जो आप यीस्ट, कुछ चीज़ों को बेक्ड आइटम में भी यीस्ट मिक्स करते हैं। पर यूजुअली अगर बेक्ड आइटम में आप यीस्ट मिला रहे हैं तो सेम चीज़ उसको आप बहुत ही हॉट ओवन में रख के पकाते हैं। तो आप कितना भी उसमें यीस्ट डालें, उसमें कितनी क्वांटिटी में वो बचता है वो कहना बहुत मुश्किल है। दूसरा मशरूम, मशरूम इसका बहुत अच्छा सोर्स है, स्पेशली शिताके मशरूम, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। तो शिताके इसका नाम है और ये मशरूम, फिर से मशरूम में वही रीज़न है कि मशरूम कहाँ पे उगता है, जहाँ पे बहुत ही डेंस जहाँ पे बहुत धूप नहीं आती हो और जहाँ पे मॉइस्चर बहुत अच्छे से रहता हो, तो ऐसी जगहों पे ही मशरूम उगते हैं। तो इसलिए इन मशरूम्स में आपको बी12 बनाने वाले वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म मिलेंगे जो कि हेल्प करेंगे। तो 50 ग्राम्स अगर आप ये शिताके मशरूम लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है 2.4 एमसीजी माइक्रोग्राम्स जिसको कहते हैं, वो आपकी पूरी की पूरी आपको इसी से ही मिल सकती है। दूध में ये कहा जाता है कि आपको विटामिन बी12 मिल जाएगा, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि सोर्स कितना ऑथेंटिक है, दूध कैसा है और बहुत सारी चीज़ें। एनिमल जो भी सोर्सेज़ होते हैं उसमें वही बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, इसी की वजह से उसमें कहा जाता है कि बी12 आपको मिल जाता है। लेकिन दूध अक्सर जो बाज़ार से लेते हैं वो पॉस्चराइज़्ड मिलता है, पैकेट वाले जो मिलता है मल्टीपल टाइम्स वो गरम किया हुआ रहता है। घर में भी जब आप दूध लेते हैं बहुत ज़्यादा गरम करके उबाल के रखते हैं। अगर आपको डायरेक्टली आप गाय का दूध लें और हल्का-फुल्का गरम करके उसको ऐसे ही कंज़्यूम कर लें, तब जाके आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन उसमें इतने दूसरे जर्म्स रहते हैं जिसको किल करने के लिए अक्सर उसको बहुत ज़्यादा गरम किया जाता है, तो ये उतना बहुत ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। ऑथेंटिक सोर्स के लिए आप दही ले सकते हैं मेबी क्योंकि उसमें ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को हेल्प करेंगे विटामिन बी12 में। और बाकी ये जो भी मैंने वीगन जो सोर्सेज़ बताए हैं, ये इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन बी12 के जिसको आप कंज़्यूम करिए, आपको कभी विटामिन बी12 की कमी नहीं होगी। जो ग्रीन बीन्स होती हैं जितने भी आप बीन्स वाले आप सब्जियाँ जो भी आप ले सकते हैं ना, लॉन्ग बीन्स, फ्रेंच बीन्स, फ्लैट बीन्स जितने भी टाइप के होते हैं, ये सब भी हेल्प करते हैं बॉडी में बी12 बनाने में। तो ये जो सारे फर्मेंटेड फूड्स के जो मैंने सोर्सेज़ कहे, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं, ना सिर्फ विटामिन बी12 के लिए बट K2 जो विटामिन होता है उसके लिए भी। और K2 के लिए मैंने डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, ये बताने के लिए कि K2 शरीर में क्या करता है और हार्ट के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देखिए। जितने भी आपके जो भी डाइटरी इंटेक है डेली का डेली, उसमें कुछ ना कुछ फर्मेंटेड फूड का आप पोर्शन ज़रूर रखिए। अचार भी उसमें से एक चीज़ है, लेकिन अचार वो आप किस तरीके से बनाते हैं उस पे डिपेंड करता है। जो वीगन सोर्सेज़ जो मैंने कहे हैं, वीगन सोर्सेज़ में अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो यहाँ तक कि जर्म्स ना जाएँ बॉडी में किसी भी तरीके से, तो डिटर्जेंट से धो-धो कर खाते हैं। तो जर्म्स अच्छे हैं। एक्चुअली जर्म्स अच्छे नहीं हैं, जर्म्स ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। हम जर्म्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम अच्छे जर्म्स को पाल के रखेंगे, जो कि हमारे लिए एक सैनिक की तरह काम करते हैं, तो वो बुरे जर्म्स को भी मार देता है और बॉडी के लिए भी आपकी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें बनाने में बॉडी की हेल्प करता है, जो हम नॉर्मली हमारी बॉडी नहीं खा सकती या नहीं बना सकती है। तो जो अंदर से आप ले रहे हैं मिट्टी से निकाली हुई चीज़ें, आप मिट्टी को अच्छी तरीके से वॉश करिए, पूरा उसको आप वॉश कर सकते हैं अच्छे से, रनिंग वाटर में आप उसको धो लीजिए और उसके बाद आप उसको कंज़्यूम करिए। अगर पॉसिबल हो तो छिलके समेत आप उसको कंज़्यूम कर सकते हैं। तो ज़्यादातर बीमारियों को ठीक करने के लिए हमको सिर्फ़ अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है और अपनी लाइफ़स्टाइल पे ध्यान देना है। अगर आपको भी लगता है आपके पास कुछ ऐसी समस्या है जिसका आप लंबे समय से कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप ध्यान दीजिए कहीं आप में भी ऐसा ही तो नहीं है कि आपकी कोई डाइटरी पैटर्न सही नहीं है, लाइफ़स्टाइल आपकी सही नहीं है। इसके लिए अगर आप मुझसे एक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दिया, आप उसके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी, कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प करूँ और आपकी जो बीमारियाँ हैं, उसका परमानेंट सॉल्यूशन नेचुरल तरीके से कैसे किया जा सकता है,
मैं आपको उसके बारे में बताऊँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर करिए ताकि ये छोटी-छोटी सी चीज़ें लोग ऐसे ही ठीक कर सकें बिना दवाइयों के। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।